गुड आफ्टरनून टीम। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस माइग्रेशन प्लस डेवऑप्स एंड सीआईसीडी। तो मैं ये डेटाबेस से रिलेटेड करीब 6 सेशन बना रहा हूँ। हम 5वें सेशन में हैं। अगर पिछला सेशन आप लोग नहीं देखे तो कृपया उन्हें भी देख लीजिए, ताकि डेटाबेस से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स है, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हम कैसे डिसाइड करते हैं, वो सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है, वाई माइग्रेशन नीडेड। माइग्रेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो माइग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। कि जैसे कोई आपका डाटाबेस किसी ओल्ड एनवायरनमेंट में है और उसे हम न्यू एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, माइग्रेट करना। और ये क्यों किया जाता है? तो इसके कुछ कंडीशंस होती है। जैसे मान लो आपका जो ओल्ड सर्वर है, वहां पर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। तो जनरली आप चाहते हो कि आपको हाई परफॉर्मिंग सर्वर में जाना है, तो आपके डेटाबेस को आप चेंज करते हो उसकी लोकेशन। या फिर आपका ऑन प्रिमाइस में आपका डेटाबेस था, बट आप स्विच हो रहे हो क्लाउड में, तो आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा ऑन प्रिमाइस से क्लाउड में। या फिर आप डेटाबेस की किसी एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे थे, जैसे कि एमएस सिक्वल में काम कर रहे थे, बट किसी रीजन से आपको एक दूसरी टेक्नोलॉजी पोस्टग्रे सिक्वल में जाना है, तो आपको उसे माइग्रेट करना होगा। तो या लिगेसी सिस्टम में हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें मैनेज्ड पास सिस्टम में अगर जाना है, तो भी हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन के लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में माइग्रेशन कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, तो ये सारा चीजें डिसीजन से पहले हमें काफी चीजें देखनी पड़ती है। इसमें ये भी देखना पड़ता है कि कभी कभी कंपनी का जो बिजनेस है, बहुत ज्यादा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और उन्होंने काफी क्लाउड में मैनेज्ड इंस्टेंस लेकर रखा था। और उसने टेक्नोलॉजी भी अच्छी लेकर रखी थी, जैसे कि एमएस सिक्वल वगैरह। लेकिन किसी कारण से बिजनेस डाउन हो गया, तो कभी कभी हम डाउनग्रेड भी करते हैं माइग्रेशन पे। लेकिन जनरली क्या होता है कि स्टार्टअप कंपनी जो होती है, लो बजट के कारण उस समय जो टेक्नोलॉजी, उस समय जो चीजें डिसाइड करती है, लेकिन बाद में उसको हायर ग्रेड में जाना रहता है, तो उस समय भी हम माइग्रेशन का उपयोग करते हैं। तो इसका रियल एग्जांपल देखते हैं कि माइग्रेशन का, कंपनी स्टिल यूजिंग 10 ईयर ओल्ड डाटाबेस। तो कंपनी अगर मान लो 10 ईयर ओल्ड डाटाबेस यूज कर रही है, और जिसमें कोई सपोर्ट रिस्क वगैरह जो है, आउटेज है, तो यहाँ पर जो रहता है कि माइग्रेशन जो है मैंडेटरी हो जाता है। तो ऑन प्रिमाइस में क्या होता है कि कई बार हम ओल्ड सर्वर यूज करते रहते हैं। ओल्ड सर्वर का मतलब है कि कंपनी उसका सपोर्ट देना बंद कर देती है, और उसको जरूरी हो जाता है कि उसको हमें माइग्रेट करना पड़ेगा लेटेस्ट में, लेटेस्ट वर्जन में। जैसे कि सिक्वल सर्वर के जो पुराने वर्जन थे, सिक्वल सर्वर 2008 का, 2012 का, तो ये सारी चीजें सपोर्ट है लगभग बंद कर दी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। बट आपका अगर कोई डाटाबेस ऑलरेडी सिक्वल सर्वर 2008 में या 2012 में बना हुआ है, और काफी समय हो गया आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, लेकिन आपको समय के हिसाब से उसको माइग्रेट करना पड़ेगा लेटेस्ट में, ताकि आपको कंपनी का सपोर्ट मिल सके। लेकिन अगर मान लो आपका सिक्वल सर्वर ऑन प्रीमाइस में आप यूज कर रहे थे अभी, लेकिन आपको लोड बैलेंसर की जरूरत है, हाई परफॉर्मेंस की जरूरत है, हाई अवेलेबिलिटी की जरूरत है, तो आपके सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आपको डिसीजन देते हैं कि इसको माइग्रेट करना पड़ेगा क्लाउड पे। तो ये माइग्रेशन करने के बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, कॉस्टिंग हो सकता है, परफॉर्मेंस हो सकता है, हाई अवेलेबिलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक या बहुत ज़्यादा आपका जो है क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, या आपकी क्यूरी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, जिसमें आपको सीपीयू रैम वगैरह अचानक बहुत ज़्यादा चाहिए, या किसी पीक पॉइंट पे आपका लोड बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा नहीं रहता, बट लेकिन उस टाइम को भी हैंडल करने के लिए आपको वैसा स्केलिंग सिस्टम चाहिए। तो ये सारे चीज़ के कारण हम डिसाइड करते हैं कि हमें माइग्रेशन करना है। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देखोगे, यहाँ कुछ पॉइंट्स भी लिखा हुआ है, जैसे कि ओल्ड वर्जन अनसपोर्टेड। जैसे मैंने बताया कि ओल्ड वर्जन है तो कंपनी को सपोर्ट करना बंद कर देती है, तो हमें लेटेस्ट वर्जन में माइग्रेट करना पड़ता है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी हम माइग्रेट करते हैं, लो कॉस्ट, लोअर कॉस्ट के लिए भी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ ओपन सोर्स
एप्लीकेशंस होते हैं तो हम उसमें माइग्रेट हो जाते हैं। सपोज एम एस इक्वल टेक्नोलॉजी यूज करके किसी ने डाटाबेस बनाया हुआ है। अब वो एप्लीकेशन को डाउनग्रेड करना है, किसी कारण से वो कॉस्ट पे नहीं कर सकते इतना हाई, उनका बिजनेस डाउन हो गया या वट एवर जो भी रीजन था, तो उस कंडीशन में हम उसको माई सिक्वल में या ओपन सोर्स आप पोस्टग्रे सिक्वल में उसको माइग्रेट कर सकते हैं। मूव टू क्लाउड, अगर आपका लोकल ऑन प्रीमाइस में अगर डाटाबेस है और उसको आपको क्लाउड में मूव करना है, तो भी हम इसे माइग्रेशन के जरिए कर सकते हैं। बेटर सिक्योरिटी, जैसे आप लेटेस्ट वर्जन में जाते हो या फिर आप ऑन प्रीमाइस से क्लाउड पे जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी बहुत हाई हो जाती है। एंड मॉडर्नाइजेशन, तो जैसे भी हम इसको लेटेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा, आपको लेटेस्ट फीचर्स वगैरह उसमें अवेलेबल होंगे। तो ये सब रीजन होता है जिसके कारण हम डिसाइड करते हैं कि हमें माइग्रेशन करना है। तो माइग्रेशन तो क्लियर हो गया क्या होता है। अब यहाँ पर एक उसके कुछ मॉडल्स होते हैं, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला मॉडल जो है लिफ्ट एंड शिफ्ट मॉडल जो रहता है, इसमें एग्जैक्ट क्या होता है कि आपका डाटाबेस जैसा आपका ऑन प्रीमाइस में है, आपने पूरा का पूरा डाटाबेस को उठा करके वैसा का वैसा सेम क्लाउड में डाल दिया। इसमें आपने बीच में कोई भी अलग से काम नहीं किया। तो इस प्रकार के प्रोसेस को जनरली हम लिफ्ट एंड शिफ्ट बोलते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि जैसे ऑन प्रीमाइस के डाटाबेस को वीएम में डालना रहता है लिफ्ट एंड शिफ्ट सिस्टम के द्वारा। तो ये माइग्रेशन बहुत फास्ट होता है, लो एप्लीकेशन चेंजेस होता है, इजी फर्स्ट स्टेप होता है। ड्रॉबैक्स क्या होता है इसका, स्टिल नीड वीएम मैनेजमेंट। अब वीएम मैनेजमेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर आप वीएम लेते हो वर्चुअल मशीन, उसमें अगर लिफ्ट एंड शिफ्ट कर रहे हो तो आपको तो उसे मैनेज करना होगा। बट लिफ्ट एंड शिफ्ट में आप अगर मैनेज्ड इंस्टेंस ले लेते हो तो आपको ये ड्रॉबैक भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही आसानी से आप जो है चेंज कर सकते हो इसको। इसके बाद सेकंड मॉडल है आपका रेपलेट फॉर्म। रेपलेट फॉर्म में क्या होता है कि मूव टू मैनेज द क्लाउड डाटाबेस सर्विसेज। इसमें आप मैनेज्ड इंस्टेंस में डिप्लॉय करते हैं, जैसे कि आपका कोई डाटाबेस जो है वीएम में, और इसको आप एज्योर इक्वल मैनेज्ड इंस्टेंस में अगर मूव करना चाहते हो तो ये भी ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैनेज्ड इंस्टेंस रहता है, इसका मतलब ये होता है कि ऑटो पैचिंग है, समय समय पे कंपनी जो पैचिंग देती है अपने आप इंस्टॉल होता रहता है। ऑटो बैकअप रहता है इसमें, और लेस एडमिन एफर्ट एकदम बहुत कम हो जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन आज की डेट में रहता है मैनेज्ड इंस्टेंस। लेकिन हाँ, कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें फीचर्स और सुविधाएं बहुत ज़्यादा दिया है, हर चीज़ ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। बट लेकिन ज़्यादातर कंपनियां इसको यूज़ करती है ताकि उनका जो ज़्यादा मॉनिटरिंग करने का या उसमें वर्क करने का लोड कम हो जाता है। तो आज की डेट में ज़्यादातर रिकमेंडेशन इसी का रहता है। एक और मॉडल हम देख लेते हैं, रीफैक्टर। रीफैक्टर जो मॉडल्स है, ये एक्चुअली में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डिसाइड करते हैं। ये कब डिसाइड करते हैं कि जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है काफी पुराना, 20 साल 25 साल से चल रहा है, बट उस समय आपने मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनाया था, और जब आप डाटाबेस को माइग्रेट कर रहे हैं तो उस समय अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ये डिसाइड करते हैं कि भाई आपका एप्लीकेशन तो बहुत बड़ा है और उसको आप माइग्रेट करने जा रहे हो, तो आप एक काम करना पड़ेगा, इसे रिफैक्टरिंग करना पड़ेगा। तो रीफैक्टरिंग में क्या होता है कि आपके स्कीमा को रीडिजाइन कर सकते हैं, आर्किटेक्चर को रीडिजाइन कर सकते हैं। आपके डाटाबेस है उसको आप एक डिफरेंट डिजाइन में, यानी कि जैसे मेट्रो सर्विस में अगर उसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल डाटाबेस में उसको तोड़ना पड़ता है। तो मोनोलिथिक को अगर मेट्रो सर्विस आर्किटेक्चर में कन्वर्ट करना है तो भी हमें रीफैक्टरिंग करना पड़ेगा। तो रीफैक्टरिंग का मतलब है कि जो डाटाबेस है उसको सेम उसी फॉर्मेट में ना लेके उसको हम चेंज कर देते, और चेंज करके उसको फिर माइग्रेट करते। तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कि जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म आर्किटेक्चर बेटर हो जाता है। जैसे ऑलरेडी आपने 20 साल चला लिया एप्लीकेशन, बट आप उसको रीफैक्टरिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो अगले और 20 साल 30 साल तक एप्लीकेशन प्रॉपर वर्क कर सकता है। बेटर स्केलिंग हो जाती है, परफॉर्मेंस आपका बेटर हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है, बट इसका ड्रॉबैक क्या होता है, हाईएस्ट एफर्ट। हाईएस्ट एफर्ट का मतलब है कि जैसे लिफ्ट एंड शिफ्ट आपका जो मैं बता रहा था वो कुछ घंटे का काम है, लेकिन सेकंड मॉडल भी जो मैंने बताया उसमें भी आपका 1 डे के अंदर हो जाएगा। लेकिन जब आप रिफैक्टरिंग करेंगे तो डिपेंडिंग करता है कि आपका डाटाबेस कितना बड़ा है, एप्लीकेशन कितना कॉम्प्लेक्स है, मे बी वो 1 महीना लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है।
और मे भी 1 ईयर भी लग सकता है, डिपेंडिंग करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स डाटाबेस है और उसकी रीफैक्टरिंग का लोड कितना है। तो ये तब किया जाता है, मेरा सजेशन ये है जब इसकी जरूरत होती है। आपका एप्लीकेशन का डाटाबेस इतना पुराना है, उसमें आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो चुका है एप्लीकेशन का, अगर उसको क्लाउड में वैसा का वैसा डालेंगे तो अब या तो फिर बहुत ज़्यादा स्केलिंग करना पड़ेगा, तो आपके बिल ज़्यादा आएंगे। तो उस कंडीशन में डिसाइड किया जाता है कि हमें रीफैक्टरिंग करके इसको माइग्रेट करना है। तो ये माइग्रेट करने की अलग अलग स्ट्रेटेजीज हो सकती है। यहाँ पर डायग्राम्स दिया हुआ है आपका, जिसमें आप हॉरिजेंटली देख सकते हो री होस्ट, रेप्लेटफॉर्म, रीफैक्टर, रीबिल्ड एंड रिटायर। तो लिफ्ट एंड शिफ्ट तो मैंने बता दिया कि आप इसको डेटाबेस को वैसा का वैसा डायरेक्ट, आप ये बोल सकते हो कि जैसे आपने बैकअप लिया और वहां जाकर के उसको रिस्टोर कर दिया। बड़ा इजी रहता है, आसानी से हो जाता है, और जब तक आप ये प्रोसेस कर रहे हैं एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया जाता है। तो जनरली ऑड टाइम नाइट वगैरह में किया जाता है। और सेकंड जो रिप्लेट फॉर्म्स है, ये वाला जो यूज करते हैं जिसमें आप मैनेज्ड इंस्टेंस में आप लेके चले जाते हो डाटाबेस को, आपके ऑन प्रीमाइस से, वीएम से आप उसको लेके चले जाते हो, तो इस प्रकार का ये माइग्रेशन होता है। रीफैक्टरिंग जो होता है ये आर्किटेक्चर को ही मॉडिफाई कर देता है, जब ऐसी डिमांड दिखती है कि हमें रीफैक्टर करना ही पड़ेगा तभी एप्लीकेशन आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, रीफैक्टरिंग मोड में जाते हैं, लेकिन इसमें एफर्ट्स लगता है। और इसके बाद जो ऑप्शन है वो तो सीधा रीडिजाइन एप्लीकेशन, रीबिल्ड बोलते हैं। रीबिल्ड मतलब ये है कि आपका डाटाबेस पूरा स्क्रैच से बनाते हैं, पूरा जीरो से। तो स्वाभाविक है रीफैक्टरिंग से तो और ज्यादा समय लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा इसको, क्योंकि आपके पास ठीक है, आपके पास पूरा लॉजिक था, आपके पास थीम था, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन भी था कि वो डाटाबेस कैसे बना, उसमें क्या कौन कौन से टेबल यूज हुए क्या हुआ, लेकिन रीबिल्ड करने में हमको फिर से स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, तो रीफैक्टरिंग से भी ज्यादा समय लगेगा। और फाइनल होता है आपका रिटायर। रिटायर्ड मतलब होता है कि भाई भूल जाओ उस डेटाबेस को, हम फिर से नया बनाएंगे। तो ये तो पूरा नया का जो स्कोप रहता है नए एप्लीकेशन का, उसमें चले जाएंगे। तो लेकिन ये सिचुएशन देख के हमें डिसाइड करना रहता है कि जो कंपनी है वो क्या बजट अप्रूव कर रही है। दूसरा ये देखना पड़ता है कि आपका एप्लीकेशन जो है कम से कम खर्च करके कितना ज़्यादा बेटर काम कर सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, पॉइंट्स रहती है, उसको ध्यान में रख करके ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कौन सा माइग्रेशन यूज करना है। और माइग्रेशन के लिए टूल्स आते हैं, टूल्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं एक्चुअली माइग्रेशन करने में। इंटरव्यू वगैरह में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने कौन से टूल यूज किए, कैसे किए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माइग्रेशन टूल्स के बारे में, कि सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर। अगर माइक्रोसॉफ्ट एजोर में आप माइग्रेट करने जा रहे हो तो इसका एक टूल्स होता है एजोर डाटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज। एक्चुअली ये डाटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज का एक शॉर्ट फॉर्म होता है डीएमएस। डीएमएस से भी कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कोई डीएमएस यूज किया है। तो डीएमएस मतलब डाटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज। तो क्लाउड एक्चुअली में प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज। तो इस सर्विसेज से हम क्या क्या माइग्रेट कर सकते हैं, सिक्वल सर्वर का डाटाबेस माइग्रेट कर सकते हैं, पोस्टग्रे सिक्वल का कर सकते हैं, माई सिक्वल का कर सकते हैं। और ये एजोर क्लाउड में माइग्रेट करने के लिए ये टूल्स अवेलेबल रहता है। अगर AWS में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर AWS डाटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज के नाम से सर्विस आती है, इसका हम उपयोग करके इसको माइग्रेट कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर ये बात आती है कि हम ये माइग्रेशन टूल की खास बात क्या है, हम क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जीरो डाउन टाइम, यानी कंपनी ये बोलती है कि मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मेरा एप्लीकेशन डाउन नहीं होना चाहिए। जीरो डाउन, जीरो डाउन टाइम बोलते हैं। तो अगर कंपनी ने ऐसा फोर्स कर दिया है कि आपको माइग्रेट भी करना है लेकिन मेरा एप्लीकेशन स्टॉप भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में ये टूल का इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपका डाटाबेस ऑन प्रीमाइस पे है और आपको इसको माइग्रेट करना है क्लाउड पे, तो जब इस टूल का इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले दो डिफरेंट एनवायरनमेंट को सिंक करना पड़ता है। सिंक करने के लिए आपको एक्सप्रेस राउट बनाना पड़ता है, आपको दोनों की नेटवर्किंग को एक पाइपलाइन के द्वारा जोड़ना पड़ता है, हैंडशेकिंग करना पड़ता है। जब दोनों जुड़ जाता है तो ये जो टूल्स होता है आपके डाटाबेस को बैकअप लेकर के, यानी कि इसके जो कोड है वो ए वन बाई वन सीक्वेंस में ले जा करके क्लाउड में मर्ज करते जाते हैं। दूसरी बात है कि आपका ये माइग्रेशन किस टाइम पे करना है वो भी आप सेट कर सकते हो, कि नाइट में करना है कि कब करना है।
और हो सकता है कि इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं अगर आपका डाटाबेस बहुत बड़ा है। और दूसरी बात ये कि जब डाटाबेस पूरा माइग्रेट हो जाता है और उसी बीच में या उसके बाद भी एप्लीकेशन तो कंटिन्यू चल रहा है 24/7, तो नए नए डाटा बनते जा रहे हैं। तो ये टूल से जब माइग्रेशन करते हैं तो एप्लीकेशन तो चलते रहता है, तो जो डाटा आपके, अभी तो एप्लीकेशन आपका ऑन प्रीमाइस से जुड़ा हुआ है, आप माइग्रेशन टूल लगा करके आप माइग्रेट कर रहे हो क्लाउड पे, तो जो नए डाटा आपके जो ट्रांजेक्शन होते जा रहे हैं वो साथ ही साथ क्लाउड में भी माइग्रेट होते रहेंगे, सेम टू सेम। और जब आपको लगेगा कि नहीं ये माइग्रेट लगभग हो चुका है, तो फिर आप क्या करोगे, एक बार उसकी टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग करने में 1 दिन या 2 दिन का समय लोगे। तो टेस्टिंग में जनरली क्या देखते हैं माइग्रेशन के बाद, कि आपके जो टेबल्स है उसकी जो रो काउंट है उसको कैलकुलेट किया जाता है। कि पहले तो ये देखा जाता है कि दोनों डाटाबेस के टेबल की काउंट सेम है कि नहीं। अगर इसमें 1000 टेबल है, तो जब माइग्रेट होने के बाद उसमें 1000 आ गया, ओके। देन उसके बाद आप स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें वो एक एक टेबल के रो काउंट को चेक करता है और मैच करते जाता है। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है कि हाँ ये सब ओके हो गया है, तब आप क्या करते हो कि इसको ऑन प्रीमाइस के कनेक्शन स्ट्रिंग को हटा करके कनेक्शन स्ट्रिंग डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हो क्लाउड पे, और वो आपका एक्चुअल डाटाबेस सर्वर स्टार्ट हो जाता है और ऑन प्रीमाइस को टोटल डिटैच कर दिया जाता है। तो ये माइग्रेशन का प्रोसेस होता है। और इसके अलावा दूसरे माइग्रेशन का यहाँ पर पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ओपन सोर्स डेवऑप्स के जरिए जो किया जाता है, जैसे एक आपका यूज होता है फ्लाईवे और एक होता है आपका लिक्विबेस, और इसका इस्तेमाल आप CI/CD पाइपलाइन के थ्रू कर सकते हैं। तो CI/CD पाइपलाइन के थ्रू माइग्रेशन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जो सफ़र किया जाता है वो ये किया जाता है कि जब कोई आपका एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है जिसमें आपने एनवायरनमेंट बना के रखा है, आपका एक प्रोडक्शन है, उसके बाद आपका प्री प्रोड या यूएट है, देन उसके बाद QA या स्मोक ब्रांच है, उसके बाद डेवलपमेंट ब्रांच है, और उसके बाद बाकी ब्रांच है, और हर ब्रांच का अपना एक डिप्लॉयमेंट है। तो डेव एनवायरनमेंट आपका डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट से डिप्लॉय हो रहा है, आपका QA एनवायरनमेंट जो है आपका QA से। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड और आपका डाटाबेस भी एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जनरली क्या होता है कि डेवलपर जब डेव एनवायरनमेंट में या जो डाटाबेस है उसमें काम कर रहे हैं, नया टेबल वगैरह बना रहे हैं, नया प्रोसीजर बना रहे हैं अपने स्टोरी और फीचर्स के अकॉर्डिंग, और जब वो PR बनाते हैं, तो PR बनाते हैं तो उस समय क्या होता है, उनका जो सोर्स कोड होता है, जैसे अगर फ्रंट एंड साइड से है तो उनका जो सोर्स कोड है वो शिफ्ट हो जाता है और उसके ब्रांच से डेवलपमेंट ब्रांच में। और डेवलपमेंट ब्रांच से स्मोक में जब PR बनाते हैं तो उनका सोर्स कोड शिफ्ट होता है। सेम बैकएंड के लिए भी होता है अगर आप डॉटनेट जावा में काम कर रहे हैं, पाइथन में काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय डाटाबेस का क्या होगा, तो जनरली अगर कंपनी अगर कोई ऐसा ऑटोमेशन नहीं देती है तो डेवलपर मैनुअली करते हैं। तो उनको क्या, जैसे डेव का भी एक्सेस मिला हुआ है, स्मोक का एक्सेस मिला हुआ है, तो डेवलपमेंट में अगर मान लो उन्होंने कोई टेबल में चेंज किया या वहां पर कोई स्टोर प्रोसीजर वगैरह नया बनाया, तो फिर वो स्मोक में जाके शिफ्ट करते हैं, तो वहां भी जाके इसको क्रिएट करते हैं या ऑल्टर करते हैं। लेकिन किसी कारण से डेवलपर ने कोई स्क्रिप्ट चलाना भूल गए, तो स्मोक में एरर्स आ जाएंगे। फिर उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या इशू आ गया, और फिर जब पता चलता है कि अच्छा ये स्टोर प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद इसको डालने से वो इशू सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। और ये एक बार का नहीं है, बार बार इशू आते रहता है। इसलिए ऑटोमेशन किया जाता है कि अगर आपका PR बन रहा है, तो PR जैसे आपका अप्रूव होता है तो उस समय आपका डेवलपमेंट ब्रांच में से जो भी नया चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली स्मोक ब्रांच के डाटाबेस में मर्ज हो जाता है, क्रिएट हो जाता है या अल्टर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि काम आसान हो जाता है, इसमें गलती होने की चांसेस कम रहती है। अगर लेकिन आप चाहते हो कि अगर कोई डाटाबेस का चेंजेस आपका जब जा रहा है ऊपर, तो वहाँ बीच में अप्रूवल सिस्टम है, तो आप वैसा भी कर सकते हो, आप सेपरेट सेपरेट पाइपलाइन भी बना सकते हो और सिंगल पाइपलाइन भी बना सकते हो। तो अभी लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट्स में सिंगल पाइपलाइन में डाटाबेस माइग्रेशन को ऐड करके देखा था कि अगर PR अप्रूव हो रहा है तो देन डाटाबेस भी माइग्रेट हो जाए, तो जो डेवलपमेंट ब्रांच के डाटाबेस है उसका जो चेंजेस है वो स्मोक में हो जाए। तो ये भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि डाटाबेस माइग्रेशन के लिए अलग से पाइपलाइन बना दो, और आपका जो सोर्स कोड है फ्रंट एंड का बैक एंड का उसके लिए सेपरेट पाइपलाइन बना दो। तो इस कंडीशन में दो PR रेस करना पड़ेगा डेवलपर को, और इससे क्या हो जाएगा, रिव्यू भी कर सकते हैं, डाटाबेस का जो सीनियर एक्सपर्ट है वो आपके उस पाइपलाइन को उस PR को रिव्यू करके अप्रूव करेगा, और जो आपके टेक लीड वगैरह है, आर्किटेक्ट है, वो आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के कोड को अप्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों सुविधा है। तो फ्लाईवे और लिक्विड बेस आपको सुविधा देता है कि आप पाइपलाइन में
कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं माइग्रेट करने के लिए। नेटिव टूल्स होते हैं कुछ माइग्रेट करने के लिए, जैसे पीजी डंप है, एमएस इक्वल डंप है। तो ये एक्चुअली में सिंपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मैनुअली किया जाता है ये। तो कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि आपको डाटाबेस एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मूव करना है। तो अगर आपका पोस्टग्रे सिक्वल है तो आप पीजी डंप यूज करोगे, अगर आपका माई सिक्वल है तो माई सिक्वल डंप यूज करोगे। और इससे बड़ी आसानी से डाटाबेस को मूव किया जा सकता है। जीरो डाउन टाइम माइग्रेशन, ये इसलिए जरूरी होता है कि कंपनी का जो एप्लीकेशन है, कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है ऑनलाइन, वो इतना ज़्यादा चलते रहता है, उसमें हमेशा एनी टाइम 24/7 ट्रैफिक रहता है यूज़र का। और अगर एप्लीकेशन बंद होता है तो कंपनी को कई लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब माइग्रेशन किया जाता है तो कंपनी डायरेक्ट आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को बोलती है कि मुझे जीरो डाउन टाइम पे माइग्रेशन करना है, मेरा एप्लीकेशन कुछ समय के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन पे इसको किया जाता है। तो इसके प्रोसेस क्या होता है? तो इसके प्रोसेस में आप देखोगे, जैसे इनिशियल कॉपी फुल डाटा टू ए न्यू टारगेट डाटाबेस, कंटिन्यूअस सिंक सीडीसी। तो सीडीसी के द्वारा इसको सिंक किया जाता है। सीडीसी मतलब होता है चेंज डाटा कैप्चर। वैलिडेट डाटा, तो डाटा का जैसे मैंने बताया था कि रो काउंट हो गया, टोटल्स हो गया, ये सारे चीज को चेक किया जाता है कंफर्म करने के लिए कि माइग्रेशन 100% हुआ है या नहीं हुआ है। फिर फाइनल कट ओवर का मतलब है कि जब आपका टेस्टिंग पास हो जाता है, वैलिडेशन पास हो जाता है कि 100% माइग्रेशन हो गया है, तो आपके पुराने डाटाबेस से कट करके नए डाटाबेस में स्विच कर दिया जाता है थ्रू कनेक्शन स्ट्रीम। और रोल बैक रेडी का मतलब ये होता है कि अ, अगर किसी कारण से एक और टेस्टिंग होती है, जब आपका फाइनल कट ओवर होता है, उसमें अगर कुछ इश्यूज आ जाता है तो इमीडिएट उसको रोल बैक कर देते। रोल बैक मतलब है कि वापस से पुराने डेटाबेस में कनेक्ट कर देते, ताकि इसको देख सके कि क्या प्रॉब्लम है। जो माइग्रेट करके हमने 100% टेस्ट किया था, अगर फिर भी कुछ दिक्कत दिखाई दिया तो हम उसको रोल बैक भी कर सकते हैं। तो ये आपका जीरो जीरो डाउन टाइम माइग्रेशन कहलाता है। रियल टाइम एग्जांपल, जैसे बैंकिंग ऐप कैन नॉट बी स्टॉप फॉर 8 आवर, क्योंकि बैंकिंग ऐप जो रहता है हाई अवेलेबिलिटी में रहना चाहिए। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है कि नहीं, आपको जो है जीरो टाइम डाउन टाइम माइग्रेशन ही यूज करना है। डाटाबेस CI/CD पाइपलाइन, तो जैसे मैंने अभी बताया था कि आप CI/CD पाइपलाइन के द्वारा भी जो है डाटाबेस को माइग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो दिया हुआ है कि जैसे डेवलपर्स है, सबसे पहले गिट रेपो में काम किया, वैलिडेट सिक्वल हुआ, डिप्लॉय टू डेव हुआ, यूए टेस्टिंग हुआ, अप्रूवल हुआ, एंड प्रोडक्शन पे। तो आप स्क्रिप्ट के द्वारा अगर पाइपलाइन यूज करें, कई बार क्या होता है कि जो स्क्रिप्ट फाइल होती है, डॉट सिक्वल, डॉट एसक्यूएल करके जो एक्सटेंशन वाली स्क्रिप्ट फाइल आप रेपोजिटरी में रखते हो। रेपोजिटरी में जैसे आपका सोर्स कोड बैकएंड का है, तो आप ये मान के चलो कि उसमें एक आप फोल्डर बना के वहां पर हर प्रकार का स्क्रिप्ट रखते हो। टेबल के स्क्रिप्ट हो गए, स्टोर प्रोसीजर के स्क्रिप्ट हो गए। और जब आप पीआर बनाते हो, तो पीआर बनाते समय आपका वैलिडेट होता है कि आपने कोई नया टेबल में चेंज किया है, स्टोर प्रोसीजर बनाया है, तो वो सब वैलिड है कि नहीं। और ये जब हो जाता है उसके बाद फिर अप्रूवल हो जाता है, देन उसके बाद वो स्क्रिप्ट जा करके नेक्स्ट डाटाबेस में चेंजेस कर देती है। तो डेवलपर राइट्स स्कीमा चेंज स्क्रिप्ट, डेवलपर पहले से वो राइट कर देता है सारे स्क्रिप्ट को। कोड पुश टू द गिटहब और माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अगर आप एजूर डेवऑप्स यूज कर रहे हो तो भी ठीक है, या गिटहब यूज कर रहे हो सोर्स कोड के लिए, तो वहां पर आप कोड को पुश करते हो। पाइपलाइन वैलिडेट सिंटैक्स, तो सबसे पहले तो पाइपलाइन जो होता है वो आपकी स्क्रिप्ट वगैरह को वैलिडेट कर लेता है। अगर स्क्रिप्ट में कोई गलती आ गई, सिंटैक्स एरर आ गया, बीच में गलती से कोई कॉमा वगैरह लग गया, तो इमीडिएट वहीं पर एरर शो कर देगा। डिप्लॉय ऑटोमेटिकली टू डेव, अगर मान लो कि जैसे डेव पे अगर कर रहे हो, तो वो सीधा वहां पर वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्यूए टेस्ट चेंज, तो क्यूए जो है वो एक बार वेरीफाई होता है यहाँ पर, और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद ये फिर प्रोडक्शन पे जाता है। लेकिन हमारे बीच में और भी एनवायरमेंट रहते हैं। डेवलपमेंट के बाद आपका स्मोक आता है, स्मोक के बाद यूएट आता है, देन उसके बाद प्रोडक्शन आता है। तो आपको पाइपलाइन उस प्रकार से बनानी पड़ती है, जिसमें आपका स्क्रिप्ट जो है वन बाय वन अलग अलग डाटाबेस को मॉडिफाई करता रहेगा, और बीच में टेस्टर इस पे टेस्ट भी करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में अगर आते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड यूज करने चाहिए, हम अगर मान लो इसमें काम कर रहे हैं, पाइपलाइन में काम कर रहे हैं माइग्रेशन पे,
तो वर्जन कंट्रोल इक्वल स्क्रिप्ट होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल का मतलब है कि जब जब आपका पीआर बना तो क्या क्या चेंजेस गए, वो पूरा का पूरा वर्जन हिस्ट्री बना सकता है। पीयर रिव्यू बिफोर मर्ज, यानी कि आपका रिव्यू होना बहुत जरूरी है। जब भी आपका पीआर बनता है तो आपका जो सीनियर टेक लीड है वो एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए, ताकि कोई मिस्टेक या गलती रह गई तो वो तुरंत कमेंट डाल सके। ऑटोमेट यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग उसकी होनी चाहिए। रोल बैक प्लान होना चाहिए। अगर मान लो कि वो स्क्रिप्ट पे चलने के बाद कोई इशू आ गया तो वो स्क्रिप्ट का रोल बैक होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट जो क्रिएट करने का रहता है तो उसको ड्रॉप करने का भी एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है। अगर कोई टेबल में आप ऑल्टर करके कुछ कॉलम्स वगैरह ऐड कर रहे तो वापस ऑल्टर करके उस कॉलम को रिमूव करने की भी स्क्रिप्ट होती है। तो डेवलपर्स कई बार क्या होता है कि दो प्रकार की स्क्रिप्ट बनाता है। पहला स्क्रिप्ट जो एक्चुअल में चेंज करना है, और दूसरा स्क्रिप्ट अगर कोई इशू आ गया तो जो चेंज हुआ वो रोल बैक हो जाए। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग के द्वारा माइग्रेशन कर रहे हैं तो आपको इस वे में जाना पड़ता है। तो ये सेपरेट्स होते हैं अलग अलग डेव क्यूए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए। स्क्रिप्ट जो रहते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, और वर्जनिंग भी इसमें मेंटेन हो जाती है। डिप्लॉयमेंट लॉग्स एंड ऑडिट ट्रेल्स, तो आपको ये भी मिल जाता है अगर आप पाइपलाइन के थ्रू अगर कर रहे हो तो। और दूसरा एक और चीज़ है कि इसमें यूज होने वाले कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, कुछ कनेक्शन स्ट्रिंग्स होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप एजोर की वॉल्ट में स्टोर करके रखते हो, या फिर AWS सीक्रेट मैनेजर में स्टोर करते हो। पाइपलाइन की जो स्क्रिप्ट होती है उसमें हार्ड कोड किसी प्रकार का क्रेडेंशियल या सीक्रेट्स वगैरह हम बिल्कुल नहीं डालते, सिक्योरिटी पर्पज से। तो ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ऑटो डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में अगर आते हैं जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होता और ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट होता है, तो इसमें हम देखते हैं क्या हो सकता है। एग्जाम्पल रिलीज फ्लो, जैसे कि ऐप वर्जन 5 रिलीज हो रहा है, पाइपलाइन रन फ्लाईवे स्क्रिप्ट, डाटाबेस स्कीमा अपडेटेड। तो ये फ्लाईवे जैसे मैंने बताया था, ये अगर आप यूज कर रहे हो पाइपलाइन में तो ये क्या होता है कि जैसे ट्रिगर हो गया तो ये डिप्लॉयमेंट जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा। न्यू एपीआई डिप्लॉयड स्मोक टेस्ट रन ऑटोमेटिकली। तो अभी लास्ट टाइम मैंने पाइपलाइन में फ्लाईवे का इस्तेमाल किया था। अगर आपका अप्रूव हो जाता है पीआर तो ये पाइपलाइन जो है आपके डाटाबेस को चेक करती है कि जैसे कि मान लो डेव का डाटाबेस है, उसमें नया क्या चेंजेस है, और स्मोक के डाटाबेस में जिसको अप्लाई करना है, और वो वहां से उठा लेती है उन चीज़ों को। जैसे कि मान लो डेवलपमेंट का जो डाटाबेस है हमने कुछ उसमें टेबल वगैरह ऑल्टर किया हुआ है, या फिर हमने कुछ उसमें एक नया स्टोर प्रोसीजर बनाया है और कुछ स्टोर प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन किया है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेती कंपेयर करके दोनों डाटाबेस में। और डेव डाटाबेस में जो भी चेंजेस हुआ है सेम उसको क्या करता है कि स्मोक के डाटाबेस में अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए मैनुअल कोई काम नहीं होता है। जब बस आपका जो पीआर है वो अप्रूव हो जाता है जैसे, तुरंत ही ऑटोमेटिकली माइग्रेट हो जाता है अगले डाटाबेस में, टारगेटेड डाटाबेस में। तो ये फ्लाईवे का इस्तेमाल आप पाइपलाइन में करके भी इसका यूज कर सकते हैं। कुछ रियल एंटरप्राइज यूज केस हम देख लेते हैं। जैसे पेरोल एप्लीकेशन मंथली सैलरी प्रोसेसिंग चल रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे कि मान लो आपका नीड न्यू टैक्स कॉलम इन द एम्प्लॉय टेबल, तो बाद में पता चला कि भाई आपको एक न्यू टैक्स का कॉलम होना चाहिए था। ओल्ड वे में क्या था, मैनुअल डीबीएच चेंज एट मिडनाइट। तो पहले मैनुअली करते थे मिडनाइट में, जहाँ पर एप्लीकेशन को डाउन टाइम रखा जाता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, उस समय ये चेंजेस होता था। लेकिन मॉडर्न वे में ऐसा नहीं होता। अभी क्या होता है कि डेवलपर ऐड माइग्रेशन स्क्रिप्ट में जाकर के वो कॉलम ऐड करके जो न्यू टेक्स्ट कॉलम जो ऐड करना है उसका स्क्रिप्ट को वो क्या करता है कि ऐड कर देता है। पाइपलाइन टेस्ट इन डेव एंड क्यूए, यानी कि वो पाइपलाइन रन होती है पहले डेव में, देन टेस्टिंग होता है, फिर क्यूए के लिए पीआर बनता है, वो भी अप्रूव हो जाता है तो क्यूए में एक बार टेस्टिंग होता है। और इस प्रकार धीरे धीरे आपकी जो स्क्रिप्ट है हर डाटाबेस में करती चली जाती है प्रोडक्शन तक, और आपका जो कॉलम है वो सब में ऐड हो जाता है। तो ये आपका कैब अप्रूवल होता है इसमें। ऑटो डिप्लॉय, वीकेंड रिलीज, और रोल बैक स्क्रिप्ट रेडी। तो वीकेंड रिलीज का मतलब ये होता है कि जनरली जो रिलीज होता है वो वीकेंड पे जैसे रखा जाता है कि जो भी 1 वीक में अगर मान लो आपने जो भी काम किया है तो एक साथ वो ऊपर डिप्लॉय हो जाता है। मतलब डेली अगर डिप्लॉयमेंट आप नहीं कर रहे हो किसी नेक्स्ट एनवायरमेंट में, तो आप इस प्रकार से रिलीज बना सकते हो जिसमें आपका डेटाबेस डिप्लॉयमेंट होगा।
रोल बैक रोल बैक स्क्रिप्ट तो हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि अगर डाटाबेस में कोई चेंजेस हुआ और उस चेंजेस के कारण एप्लीकेशन ही डाउन हो गया, तो आपको बहुत ही कम समय में एप्लीकेशन को अप करने के लिए आपने जो चेंजेस किया था उसे रिमूव करना पड़ेगा। आपने अगर कुछ क्रिएट किया तो उसे हटाना पड़ेगा। आपने कोई अल्टर कर दिया, चेंजेस कर दिया डाटाबेस में, तो उसको वापस पहले स्थिति में लाना पड़ेगा। तो अगर स्क्रिप्ट के जरिए अगर ये काम हो रहा है तो आपको उसका रोल बैक स्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि आपका वो पुरानी पोजीशन में आ जाए। दूसरा, सेफ प्रोडक्शन सेफ एंड फास्ट प्रोडक्शन रिलीज के लिए आपको मॉडर्न वे में ही जाना पड़ेगा। रोल बैक आपका एनी टाइम रेडी रहना चाहिए। वर्जनिंग हिस्ट्री आपका हमेशा बनना चाहिए। अगर ये देखा जाए कि हर डिप्लॉयमेंट में क्या चेंजेस हुआ है, तो वर्जन हिस्ट्री जब ओपन करेंगे तो वहाँ हमें दिखेगा कि हमने किस किस डिप्लॉयमेंट में क्या क्या चेंजेस डाटाबेस में किए। थैंक यू। तो आगे का नेक्स्ट सेशन भी आप लोग देखिएगा, सेशन 6। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक जरूर करिए। थैंक यू।